Now I'm talking about McClintock and McCarthy experiment. Oswald Avery, Colin McClintock and McCarthy worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffith experiment. They purified biochemicals such as protein, RNA and DNA, etc. from heat-killed S cell and discovered that cell alone from S bacteria caused RNA to be transformed. They also discovered that protease, that is protein digestive enzymes, and RNAs, that is RNA digestive enzyme, did not affect transformation. Digestion with DNAs did inhibit transformation, indicating that DNA caused transformation. Since DNA is digested, DNA transformation could not occur from RNA strain to R strain. They concluded that DNA is the hereditary material, but still all the biologists were not convinced. तो एवेरी, मैकलिनटॉक और मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था, बायोकेमिकल नेचर देखा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के। उन्होंने प्योरीफाई किए सारी चीज़ें उसमें से, जैसे कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, और हीट किल्ड एस सेल को देखा, उसको डिस्कवर किया, उसमें डीएनए जो था एस बैक्टीरिया और आर बैक्टीरिया का, उसको देखा कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो उन्होंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम को यूज़ किया, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम और डीएनए का टेस्ट करने के लिए डीएनएज एंजाइम को यूज़ किया। तो इन्होंने देखा कि जो लास्ट में ग्रिफिथ ने डाला था नॉन वायलेंट को लाइव और हीट किल्ड को वायलेंट को मिलाकर, तो जो वायलेंट स्ट्रेन था उसका जेनेटिक मटेरियल नॉन वायलेंट में आ चुका था। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था, हालांकि बाकी लोग अभी इससे सहमत नहीं थे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. Over the year after Mendel, the nature of genetic material was investigated, resulting in the realization of that DNA is the genetic material in majority of organisms. DNA means deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. RNA are the two types of nucleic acid found in living system. Nucleic acid are polymers of nucleotide. DNA act as a genetic material in most organisms, where RNA act as a genetic material in some viruses. A human haploid genome contains 3.3 into 10 power 4 base pair nucleotide. तो मैंडल ने देखा, जेनेटिक मटेरियल को इन्वेस्टिगेट किया, और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे अंदर भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए प्रोटीन बनाता है। वायरस में या तो आरएनए या फिर डीएनए, दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. In 1869, Frederick Misher isolated nuclein, that is DNA, with associated protein from cell nuclei. He was the first to identify DNA as a distinct molecule. He found that the key component of WBC, called nuclein, unknown to him, Johann F. Misher has discovered the molecule basis of life, that is DNA. तो इस तरह से DNA को देखा गया था. In 1953, Wilkins and Franklin obtained fine X-ray photographs of DNA. These photographs showed that DNA was a helix, which a wide of 2 nanometer wide होता है ये. 1 ton of helix was 3.4 nanometer with 10 base pair stacked into it. तो DNA एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. इसके दोनों थ्रेड्स को, स्ट्रैंड को, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं. इसका एक एंड 3 प्राइम या 3 डैश और दूसरा एंड जो है वो 5 प्राइम होता है. दोनों थ्रेड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं. एक रोल जो है उसका टोटल डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होता है. और एक नॉर्मल डीएनए में, डीएनए कई तरह के होते हैं, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए. तो एक नॉर्मल बी डीएनए में 10 है, एक रोल में 10 बेस नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, इसलिए दो बेस पेयर का के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम. बाद में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला. जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 प्रपोज दैट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए फ्रॉम द एक्स-रे फोटोग्राफ ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन. दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर द सेम इन 1962. तो न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं. एक तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन की शुगर, एंड फॉस्फेट.
Nucleotide is a basic unit of polynucleotide chain of DNA comprising 3 components. A nitrogenous base, मैंने बताया नाइट्रोजनस बेस दो होते हैं, एक तो प्यूरिन एक पेरिमिडिन. प्यूरिन में आते हैं एडेनिन ग्वानिन और पेरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन एंड थायमिन. मगर डीएनए में थायमिन को आरएनए, डीएनए में तो थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन को यूरासिल रिप्लेस कर देता है. तो नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन ए से रिप्रेजेंट होता है, ग्वानिन जी से, साइटोसिन सी से और थायमिन टी से. ए डबल बॉन्ड टी से और सी ट्रिपल बॉन्ड जी से जुड़ते हैं, ये लोग आपस में नहीं जुड़ सकते हैं. अब पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर होती है इसमें और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए. There is a complementary base pairing between two strands of DNA, A double bond T and C triple bond G. Two strands of DNA are called in right-handed fashion and are anti-parallel in orientation. That is, one is in 5 to 3 prime direction, while the other is in 3 to 5 prime direction. Diameter of the strand always remains constant due to the pairing of purine and pyrimidine, A double bond T and C triple bond G. The distance between the base pair in a helix is 0.34 nanometer with complete turn containing approximately 2 base pairs. Now I am talking about Charagaff rule. Charagaff 1950 made observation on the basis of other component of DNA which are called Charagaff base equivalence rule. According to this rule, purine and pyrimidine are present in equal amount in DNA. That is, A plus G upon T plus C equal to 1. Now I am talking about Meslin and Stahl experiment, experimental proof for replication of DNA. Semi-conservative model of DNA replication was proposed by Watson and Crick. It experimentally proved by Matthew S. Meslin and Franklin Stahl in 1958. During this experiment, they first grew E. coli, Escherichia coli in the medium containing NH4Cl N15, where N15 is a heavy isotope of nitrogen for many generations. Thus, N15 got incorporated into the newly synthesized DNA. तो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस्केरिशिया क्लोराई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें कि उन्होंने NH4Cl में N15 जो है उसको लिया. ये हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का. तो इसको लेके उन्होंने डीएनए को ग्रो करा, सिंथेसाइज करा. Heavy DNA was differentiated from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride CaCl density gradient के लिए इन्होंने cesium chloride को यूज़ किया. These cells were then transferred into the medium containing normal NH4Cl means N14. At the cell samples were harvested at various definite time intervals during cell multiplication. अब उन्होंने ये जो NH4Cl N15 वाला था इसको ऐसे रॉ मटेरियल में डाला. इसके लिए ऐसा रॉ मटेरियल दिया जिसमें नॉर्मल N14 था. तो क्योंकि वो खुद तो रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप था N15, लेकिन आपने रॉ मटेरियल क्योंकि N14 डाला है तो उसको रॉ मटेरियल जो नया मिलेगा रेप्लिकेशन के लिए वो N14 वाला ही मिलेगा. The extracted DNA was then centrifuged and measured to observe their densities. The DNA which was extracted from the culture after one generation of transfer from N15 medium to N14 medium, that is, after each 20 minutes of E. coli cell division, showed an intermediate hybrid density. DNA which was extracted from the culture after 2 generations showed equal amount of light DNA and hybrid DNA. तो जब इन्होंने डीएनए को निकाला तो उन्हें देखा कि इक्वल अमाउंट में इनको N15 और N14 वाले स्ट्रैंड मिले, क्योंकि इन्होंने जो डाला था ओल्ड वाला वो तो N15 डाला था, लेकिन रॉ मटेरियल तो दिया था इन्होंने N14. तो दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो 50-50% मिले नेक्स्ट जनरेशन में. एक स्ट्रैंड N14 वाला मिला और दूसरा स्ट्रैंड N15 का. इससे पता चल गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है. Similarly, when DNA was extracted from Escherichia coli cell after 60 minutes, third generation contained only 25% hybrid DNA molecule, means heavy light HL N15 N14, while remaining 75% was normal DNA N14 or light capital L DNA. Hence, their experiment proved that DNA replication occur in a semi-conservative mode, that is, one strand from one parent in older while other in newly synthesized. Now I am talking about enzyme of DNA replication. Enzyme involved in DNA replication was first reported by Arthur Korenberg and his colleagues.
Several enzymes, nearly 20 or more, involved in DNA replication are collectively called as DNA replicase enzyme or replisomes. तो डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम को हम डीएनए रेप्लिकेज एंजाइम या रेप्लिसोम के नाम से जानते हैं, जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज एंड परमेज. तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए polymerase is the main enzyme which uses as a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotide. These enzymes are highly efficient as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time. Thus they act very fast and catalyze the replication process with high degree of accuracy. तो ये बहुत accuracy से काम करते हैं. एंड मिस्टेक इन पॉलीमराइजेशन में रिजल्ट इनटू म्यूटेशन. अगर मिस्टेक हो जाए तो म्यूटेशन हो जाता है. सेकेंड वन, डीएनए लाइगेज इज द एंजाइम विच फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर बाय कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो